हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष द्विवेदी। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ने कैलकुलस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। आज के वीडियो लेक्चर में भी हम कैलकुलस के सेगमेंट को ही कंटिन्यू करेंगे और पहली प्रॉब्लम एक इंटीग्रेशन है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है जहां पर इंटीग्रल की लिमिट 0 से 1 है और कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप का फंक्शन हमें इंटीग्रेट करने को कहा गया है। तो सबसे पहले जिस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है, लेट दिस इज fx और fx जो है वो x प्लस आर टाइप के फंक्शन पर पाई को ऑपरेट किया गया है। पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ दिस टर्म, जहां पर r की पहली वैल्यू 1, दूसरी वैल्यू 2, डिस्क्रीट प्रोडक्ट है ये। और दूसरे सेगमेंट में डिस्क्रीट समेशन यानी सिग्मा अप्लाई करा गया है। सिग्मा k पर है और k वेरी कर रहा है 1 से n, और जिस फंक्शन पर सिग्मा ऑपरेट करना है दैट इज 1 अपॉन x प्लस k। अब हम इस फंक्शन को समझ लेते हैं कि ये लिखा क्या है। तो पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल सच टर्म्स, हमने पहले ही बात बताई है तुम्हें। x प्लस 1, x प्लस 2 से लेकर x प्लस n, ये पहला सेगमेंट हो गया। दूसरे हिस्से में हमें सिग्मा ऑपरेट करना है और यहां पर जो टर्म बनेंगे वो होंगे 1 अपॉन x प्लस 1, 1 अपॉन x प्लस 2, और कहां तक हमें पहुंचना है तो 1 अपॉन x प्लस 1, 1 अपॉन x प्लस 2, लास्ट टर्म ऑफ दिस पैटर्न विल बी 1 अपॉन x प्लस n। ठीक, अब इस पूरे पार्ट को यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इस पूरे हिस्से को जब एक एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटकम क्या होगा। तो लेट दिस इज fx, जैसा हमने पहले एज्यूम किया। x प्लस 1 कैंसिल होगा, ये बनेगा x प्लस 2, x प्लस 3 से x प्लस n तक के सारे टर्म आएंगे। दूसरे हिस्से में x प्लस 2 का कैंसिलेशन होगा। जब इस पूरे पैटर्न को आप यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा x प्लस 1, पहला टर्म हमारे पास रहेगा। x प्लस 2 कैंसिल हो चुका है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए इस बात पर। और x प्लस n तक के सारे टर्म दूसरे हिस्से में। लास्ट में क्या मिलेगा, लास्ट में हमें x प्लस 1 से लेकर x प्लस n माइनस 1 तक के सारे टर्म मिलेंगे। अब अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो ये लिखा क्या है, ये लिखा है डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1, x प्लस 2 से कंटिन्यू करते हुए x प्लस n तक के सारे टर्म के प्रोडक्ट का ये डेरिवेटिव है। तो दिस इज अगेन, इसको फिर से हम सिंपलर तरीके से लिखते हैं, आसान तरीके से लिखते हैं x प्लस r, और r वेरीज फ्रॉम 1 टू n। पाई का मतलब मैं बार बार बोल चुका हूं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल सच टर्म। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हो कि जो फंक्शन है ये इस फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। एंड वी नो दैट कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट, रिवर्स प्रोसेस होते हैं। तो जब आप यहां पर fx की जगह, लेट दिस इज fx, ये फंक्शन सब्स्टिट्यूट करोगे तो आउटपुट या आउटकम विल बी पाई ऑन x प्लस r, वेयर r वेरीज फ्रॉम 1 टू n। और ऑब्वियसली यहां पर लिमिट अभी सब्स्टिट्यूट करना बाकी है और लिमिट है 0 से 1। ध्यान से समझिए। अब देखो, जब आप अपर लिमिट फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो अपर लिमिट रखने का मतलब है x की जगह आपने 1 रखा, x की जगह 1 रखा तो ये बन गया 2, ये 3, और यहां पर 1 प्लस n। तो जब आप अपर लिमिट यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस विल बी, ये बनेगा 1 प्लस 1 इंटू x की वैल्यू 1 रखी है हमने, और इस तरह से 1 प्लस n। ठीक है, ये हम लोग ने
अपर लिमिट यहां पर सब्स्टिट्यूट की। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस फंक्शन का मतलब x प्लस 1 से x प्लस n तक के सारे टर्म का प्रोडक्ट। अब चेक करिए, जब आप जीरो सब्स्टिट्यूट करते तो यहां पर होता 0 प्लस 1, 0 प्लस 2 से 0 प्लस n तक के सारे टर्म। ठीक है, तो ये हमने सिंपलेस्ट तरीके से यहां पर इंटीग्रल को सॉल्व किया है। अब जरा इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म देते हैं। तो ये जो इंटीग्रल है आप देख पा रहे हैं ना, 2, 3 से लेकर n प्लस 1 तक। ठीक, तो इसको लिखा जा सकता है 1 इंटू 2 अप टू n प्लस 1। ये पहला हिस्सा। ठीक है, 1 तो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो फर्क नहीं होगा, तो यहां हमने 1 मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज 2, दिस इज 3, 1 एक्स्ट्रा हम लोग ने यहां रख दिया है, जिसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं हमारी कैलकुलेशन पर। अब दूसरा सेगमेंट देखें। यहां पर पहला टर्म 1, 2 और लास्ट n है, तो माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n। इस प्रोडक्ट को देखिए। अब 1 से लेकर n प्लस 1 तक के नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, दिस इज नथिंग बट फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 1 माइनस n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n। ठीक है, n प्लस 1 के फैक्टोरियल को हम फिर से क्या लिख सकते हैं? ये लिखा जा सकता है n फैक्टोरियल n। देख लीजिए, क्योंकि n प्लस 1 का जो फैक्टोरियल है इसको आप लिखते हो n प्लस 1 टाइम्स n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ध्यान से ये समझ लें, नोट करिए। तो आंसर कितना बना? यहां पर इस इंटीग्रल का आंसर बना n फैक्टोरियल n। n प्लस 1 यूनिट थे n फैक्टोरियल के, जिसमें से एक यूनिट चला गया, तो वी हैव n फैक्टोरियल n। तो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज n फैक्टोरियल n। ये आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता था, और यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो बड़े कमाल के हैं। सबसे पहली बात कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में कहीं भी कैलकुलस में या किसी भी जगह पर मैथमेटिक्स में कोई फंक्शन गिवन है तो आप डरिएगा नहीं। खासकर जब एग्जामिनेशन में इस तरह के सवाल आते हैं तो उनके सॉल्यूशन बहुत आसान होते हैं, बस उसको क्लोजली ऑब्जर्व करने की जरूरत होती है। तो आते हैं आज की दूसरी प्रॉब्लम पर, और सेकंड प्रॉब्लम है फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। एक तरफ यहां क्वाड्रेटिक फंक्शन है और दूसरी तरफ स्क्वायर रूट फंक्शन है। कंडीशन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4। अब सबसे पहले यहां पर दो अलग अलग तरह के फंक्शन हैं। पहला फंक्शन जो लिखा गया है लेफ्ट साइड में वो है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो दिस इज x माइनस 1/2 का स्क्वायर और साथ में रह जाएगा 3/4। तो y में लीनियर और x में क्वाड्रेटिक। दिस इज अ पैराबोला, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। आप इसका वर्टेक्स भी समझ पा रहे हैं कहां होगा, तो वर्टेक्स होगा 1/2 3/4 पर। 0 पर आप वैल्यू देखो तो y की x इक्वल टू 0 पर वैल्यू है 1, और इस पैराबोला का वर्टेक्स 1/2 3/4 ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अगर हम इस फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट करें तो देखिए, जरा ध्यान से समझिएगा। इनवर्स यानी वी हैव टू फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो x को y के टर्म में लिखने की जरूरत है। जब आप ऐसा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0 लिखते हैं भाई x की वैल्यू। तो शीधराचार्य मेथड या क्वाड्रेटिक मेथड यूज कर सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आएगी? दिस इज 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये बनेगा y माइनस 3/4। ठीक है, फिर से
जब x की वैल्यू 3/4 से बड़ी है तो हम लोग को कौन सी ब्रांच यहां पर सिलेक्ट करनी होगी? 1/2 में से अगर ये पॉजिटिव नंबर आप घटाते चले जाओगे तो कभी ना कभी तो x 3/4 से कम हो जाएगा। तो हमें इस रिस्ट्रिक्शन के कारण जो ब्रांच सिलेक्ट करनी पड़ेगी वो होगी 1/2 प्लस y माइनस 3/4। और यहां पर हम लोग ने इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकाल लिया। अब इनवर्स फंक्शन निकालने पर लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, x और y को इंटरचेंज करें। तो y इक्वल टू 1/2 x माइनस 3/4। यानी हम लोग ने यहां पर यह ऑब्जर्व किया कि लेफ्ट साइड में लिखे फंक्शन का इनवर्स फंक्शन राइट साइड में लिख दिया गया है। बात को बहुत ध्यान से समझ लें। वैसे भी हमको इतना मालूम है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का इनवर्स स्क्वायर रूट के टर्म में आएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन का इनवर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टर्म में आएगा। तो ये कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कभी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन हो, इधर क्वाड्रेटिक हो इधर स्क्वायर रूट फंक्शन हो, तो एक बार ये जरूर देख लें कहीं एक साइड का फंक्शन दूसरे साइड के फंक्शन का इनवर्स तो नहीं है। तो इनवर्स निकालना हम सबको आता है। बस यहां पर एक पॉइंट ये डिस्कस करना बहुत जरूरी कि जब भी एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दिखे, खासकर एक क्वाड्रेटिक दूसरी तरफ स्क्वायर रूट फंक्शन, तो सबसे पहले क्लोजली ऑब्जर्व करो कि कहीं राइट साइड का फंक्शन लेफ्ट का इनवर्स तो नहीं। अब देखो इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहां पर ऑब्जर्व करें कि ये जो ग्राफ है, तो पहला वाला ग्राफ यहां पर दिए गए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ है और दूसरा इस स्क्वायर रूट फंक्शन की बात हुई है 1/2 x माइनस 3/4। तो आप देख सकते हो कि यहां पर पॉइंट P यानी इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो 1/2, 3/4 है। तो 1/2 के आगे यानी हम बात कर रहे हैं इस ब्रांच की 1/2 के आगे, ठीक, ये फंक्शन मोनोटॉनिक हो गया है। ठीक है, यानी अब इस साइड में अगर हम पहले ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। और हम देख पा रहे हैं कि यहां पर पैराबोला के राइट साइड के ब्रांच का इनवर्स बनाया गया है जो निकल कर आया y इक्वल टू 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 3/4। हम जानते हैं पहला पॉइंट इस क्वेश्चन के लिए कि इनवर्स फंक्शन आर सिमेट्रिक, मतलब ज्योमेट्रिकली दे आर सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू x लाइन। तो एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि अगर इनवर्स फंक्शन ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक है y इक्वल टू x लाइन के अबाउट, तो अगर वो कट करेंगे भी तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो कहां आएगा, वो y इक्वल टू x लाइन पर ही आएगा। और यही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारे लिए हेल्पफुल है। यानी ये जो पॉइंट है ये फंक्शन पर भी आएगा और उसके इनवर्स फंक्शन पर भी आएगा, क्योंकि दे आर सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू x लाइन। और अगर इंटरसेक्ट नहीं करते तो हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हमने इतना ऑब्जर्व कर लिया है कि ये फंक्शन इनवर्स फंक्शन है लेफ्ट साइड में लिखे फंक्शन का। तो अब इसको सॉल्व करने की बात आई और सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये फंक्शन जो क्वाड्रेटिक है राइट साइड में लिखा फंक्शन जो स्क्वायर रूट फंक्शन है, बोथ इंटरसेक्ट एट y इक्वल टू x लाइन। तो सबसे आसान तरीका कि x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को आप x के बराबर लिखते हैं। ये क्या था, ये fx था जिसको हम लोग y भी बोलते हैं। तो y इक्वल टू x ही तो हुआ, तो इसको आप ऐसे लिखें और यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू निकल कर आती है 1। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या समझ में आई कि जब भी हमें इस तरह की कोई इक्वेशन दी रहे कि एक तरफ क्वाड्रेटिक फंक्शन हो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट फंक्शन हो, तो ज्यादातर चांस क्या होते हैं कि एक साइड में लिखा फंक्शन दूसरे का इनवर्स है। और ऐसी हालत में अगर आपको सॉल्यूशन निकालने हैं तो
क्वाड्रेटिक को x के बराबर लिखें और x की वैल्यू निकाल लें। क्यों? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इनवर्स फंक्शन अगर कट करेंगे तो कहां कट करेंगे? y इक्वल टू एक्स लाइन पर वो इंटरसेक्ट करेंगे, जैसा कि यहां पर शो किया गया है। ये पैराबोला और ये स्क्वायर रूट फंक्शन दोनों y इक्वल टू एक्स लाइन पर टच करेंगे। इनफैक्ट इस केस में ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ने इन दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से कैलकुलस की ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। ओके।